हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम क्लास 10 सोशल साइंस के क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के उन सबसे महत्वपूर्ण और धांसू 20 टॉपिक्स का निचोड़ देखने वाले हैं जिनसे बोर्ड के पेपर में हर साल सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यही वो सवाल हैं जो आपके सोशल साइंस के डर को ख़त्म करके आपके मार्क्स को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आज की धमाकेदार क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में। राष्ट्रवाद का मतलब है अपने ही देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। यूरोप में लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि वे एक ही संस्कृति और इतिहास से जुड़े हैं। इस सोच ने उन्हें राजाओं के शासन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। इसी के चलते यूरोप के कई अलग अलग हिस्से एक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बने, और यही वह समय था जब लोगों ने स्वतंत्रता और समानता की मांग शुरू की। ठीक है, अगला टॉपिक देखो। हमारा अगला टॉपिक है वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी। क्या है? वियना कांग्रेस 1815। जब नेपोलियन हार गया तो यूरोप के बड़े देशों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बैठक की। इसका मकसद यूरोप में फिर से पुरानी राजशाही यानी राजाओं का शासन को बहाल करना था। उन्होंने यूरोप का नक्शा फिर से बदल दिया ताकि भविष्य में कोई और देश इतना शक्तिशाली ना हो सके। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना और क्रांति को रोकना था। यह एक तरह से राजाओं का अपनी सत्ता बचाने का प्रयास था। ठीक है, अगला टॉपिक देखो। हमारा अगला टॉपिक है जियुसेप्पे मज्जीनी और यंग इटली। ठीक है, जियुसेप्पे मज्जीनी और यंग इटली। मज्जीनी कौन थे? मज्जीनी इटली के एक महान क्रांतिकारी थे जिनका सपना इटली को एकजुट देखना था। उन्होंने यंग इटली नामक एक गुप्त संस्था बनाई ताकि युवाओं को आज़ादी के लिए तैयार किया जा सके। उनका मानना था कि इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहने के बजाय एक राष्ट्र बनना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इटली के लोगों में एकता और स्वतंत्रता की आग जलाई। उनकी हिम्मत ने आने वाले समय में इटली के एकीकरण का रास्ता साफ किया। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी पहले कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और लोग एकता का अनुभव नहीं करते थे। बिस्मार्क नाम के एक चतुर नेता ने अपनी रक्त और लोहे की नीति के जरिए इन सबको एक साथ लाने का काम किया। कई युद्ध जीतने और कूटनीति के बाद 1871 ईस्वी में जर्मनी एक विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र बना। इसमें पिरसा ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आखिरकार जर्मनी का एक बड़ा साम्राज्य अस्तित्व में आया। इटली का एकीकरण। इटली भी पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और कुछ हिस्सों पर बाहरी देशों का कब्जा था। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? इटली का एकीकरण। तो इटली भी पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और कुछ हिस्सों पर बाहरी देशों का कब्जा था। मज्जीनी, काबूर और गैरीबाल्डी जैसे नायकों ने अपनी मेहनत और बहादुरी से इटली को आज़ाद करवाया। उन्होंने विदेशी ताकतों को बाहर निकाला और बटे हुए राज्यों को एक झंडे के नीचे लाकर जोड़ा। 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया, जो कि एक लंबे संघर्ष की जीत थी। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध और सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध और सत्याग्रह। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में महंगाई और करों का बोझ बढ़ा दिया, जिससे लोग परेशान हो गए। इसी समय गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, जिसका अर्थ था सत्य और अहिंसा के साथ संघर्ष। गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा जैसे स्थानों पर लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। यह सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी लहर थी। लोगों को समझ आया कि बिना लड़े भी हम अपनी बात रख सकते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसमें अंग्रेजों को किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डालने की शक्ति मिली। इसके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद ही गांधी जी ने देशव्यापी बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू की। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है असहयोग आंदोलन। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से ही राज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें उनका साथ देना बंद करना चाहिए।
इस आंदोलन में लोगों से सरकारी स्कूल, कॉलेज, नौकरी और विदेशी कपड़े छोड़ने को कहा गया। लोगों ने जगह जगह विरोध किया और स्वदेशी सामान को अपनाना शुरू किया। यह पहला मौका था जब पूरा भारत एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था। हालांकि हिंसा होने के कारण गांधी जी ने इसे बाद में वापस ले लिया। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा। ठीक है, असहयोग के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा यानी सरकार के नियमों को शांति से तोड़ने का फैसला किया। इसकी शुरुआत उन्होंने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से की, जिसमें भी नमक कानून तोड़ने समुद्र के किनारे गए। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर गरीब अमीर इस्तेमाल करता था, इसीलिए इसे मुद्दा बनाना सही था। लाखों लोगों ने गांधी जी का साथ दिया और जेल जाने के लिए तैयार हो गई। यह आंदोलन अंग्रेजों की सत्ता को सीधी चुनौती थी। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नमक यात्रा और दांडी मार्च। ठीक है, क्या है नमक यात्रा और दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक पैदल यात्रा की। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को चुनौती दी। यह सिर्फ नमक बनाने की बात नहीं थी, बल्कि यह अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ एक प्रतीक था। इस यात्रा ने पूरे देश में जोश भर दिया और लोग बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ गए। इससे दुनिया को पता चला कि भारतीय जनता अपने अधिकारों के लिए जाग चुकी है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूना पैक्ट 1932। ठीक है, यह समझौता गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। उस समय दलितों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र की मांग उठी थी, जिससे गांधी जी चिंतित थे कि समाज बंट जाएगा। गांधी जी ने इसे रोकने के लिए आमरण अनशन किया था, जिसके बाद यह पैक्ट हुआ। इस समझौते के जरिए दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया। यह समझौता दलितों के अधिकारों और सामाजिक एकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला टॉपिक देखो, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगला सामूहिक अपनेपन का भाव। आज़ादी की लड़ाई में लोगों को एक करने के लिए कुछ प्रतीकों की जरूरत थी। तो जैसे वंदे मातरम जैसे गीत, तिरंगा झंडा और भारत माता की तस्वीर ने लोगों में देश के प्रति प्यार जगाया। इतिहास को फिर से याद करना और लोक कथाओं का प्रचार करना भी एकता का जरिया बना। जब लोग एक ही राष्ट्र के सपने से जुड़े तो वे अपनी जाति धर्म भूलकर भारतीय बन गए। यही सामूहिक अपनेपन की भावना ने हमें एकजुट किया। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका अर्थ है दुनिया के सभी देशों का आपस में व्यापार और संस्कृति के जरिए जुड़ना। बहुत पहले से ही सिल्क रूट के जरिए सामान और लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे। समुद्री रास्तों की खोज ने इस जुड़ाव को और बढ़ा दिया, जिससे व्यापार में तेजी आई। धीरे धीरे दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर होने लगी। आज हम जो दुनिया देख रहे हैं वह सदियों से हो रहे इसी आदान प्रदान का परिणाम है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है हमारा महामंदी का प्रभाव। ठीक है, महामंदी का प्रभाव। 1929 के आसपास दुनिया भर की अर्थव्यवस्था अचानक गिर गई, जिसे महामंदी कहा जाता है। इसमें व्यापार पूरी तरह ठप हो गया, लोगों की नौकरियां चली गईं और खेती का सामान बिकना बंद हो गया। हर देश में गरीबी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। इस मंदी ने कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा की। इसने यह सिखाया कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं आपस में कितनी जुड़ी हैं। अगला टॉपिक है हमारा औद्योगिकीकरण का युग। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है औद्योगिकीकरण का युग। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कारखानों में काम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि सेना के लिए कपड़े और हथियार चाहिए थे। इससे भारतीय कारखानों को भी बड़ा मौका मिला और वे बहुत तेजी से बढ़े। ब्रिटिश कारखाने तो युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए भारतीय चीज़ों की मांग बाजार में बढ़ गई। इस समय नए उद्योग खुले और भारत में आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज हुई, लेकिन युद्ध खत्म होते ही हालात फिर बदल गए। अगला टॉपिक है हमारा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब है मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर चीज़ों को बनाना। यह शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, जहां हाथ से काम करने की जगह मशीनों ने ले ली। इसके कारण चीज़ें सस्ती बनी और व्यापार का तरीका ही बदल गया। शहर तेजी से बसने लगे और बड़ी फैक्ट्रियां लग गईं, जिससे लोग गांव छोड़कर काम की तलाश में शहरों में आए। इसने पूरी दुनिया की जीवन शैली को हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, जब छपाई प्रिंटिंग की मशीनें आईं तो किताबें सस्ती और सुलभ हो गईं। इससे आम लोग भी पढ़ने लगे और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने लगे। छपाई ने शिक्षा और ज्ञान को सिर्फ अमीरों तक सीमित ना रखकर हर इंसान तक पहुंचाया। इसी के जरिए धर्म सुधार और आज़ादी के विचारों का प्रचार हुआ। आज की आधुनिक दुनिया में ज्ञान के फैलाव का सबसे बड़ा कारण
सबसे बड़ा कारण यही मुद्रण संस्कृति है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। जोहान्स गुटेनबर्ग ने ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। उन्होंने ऐसी टेक्निक बनाई जिससे अक्षरों को सांचे में डालकर बहुत जल्दी और आसानी से छपाई की जा सके। उनकी पहली छपी हुई किताब बाइबल थी। इस मशीन के आते ही किताबें हाथों से लिखने की मेहनत बच गई और तेजी से छपने लगी। यही वह क्रांतिकारी बदलाव था जिसने पूरी दुनिया में साक्षरता की नींव रखी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा मुद्रण संस्कृति का सामाजिक प्रभाव। छपी हुई किताबों के कारण लोगों को अपने अधिकारों और धर्म को लेकर नए नजरिए मिले। लोग सवाल करने लगे और अलग अलग विचारधाराओं पर चर्चा शुरू हुई। अखबारों और पत्रिकाओं ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। आम आदमी तक विचार पहुंचने से साक्षरता दर बढ़ी और लोग जागरूक हुए। मुद्रण ने समाज को बेहद ताकत दी जिससे वे अपने शासकों से सवाल पूछ सके। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा 19वीं सदी का भारत और मुद्रण। 19वीं सदी में भारत में भी प्रेस और अखबार बहुत लोकप्रिय हुए। राजा राममोहन राय जैसे सुधारकों ने इसका उपयोग समाज में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए किया। स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जगाने के लिए प्रेस का सहारा लिया। भारतीयों ने अपनी भाषा में अखबार निकाले जिससे देश प्रेम की भावना घर घर तक पहुंची। प्रेस हमारे इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार साबित हुआ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।